हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, लिहाजा आप ही की कॉल्स दी जाएंगी, उन्हीं पे बात की जाएगी। नंबर्स आपके सामने चल भी रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ। 021-3233-092728 और 29 3 लाइनें हैं। कॉल कीजिए और अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं शेयर कीजिए हमारे साथ। कामरान अली हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे छोटे छोटे से 3 सवालात हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो मुआशी अशारिये हैं वो मनफी हैं तकरीबन तमाम। आप कहाँ देखते हैं बाजवा डॉक्ट्रिन कहाँ खड़ी है आज? और दूसरा ये है कि आसिया सिद्दीकी कब पाकिस्तान आ रही हैं? और तीसरा ये है कि कुलभूषण को नुमाइश चुरंगी में कब फांसी दी जा रही है? अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि आफिया सिद्दीकी मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान नहीं आ रही हैं। कुलभूषण को मुस्तकबिल करीब में कोई पार्टी नहीं दी जा रही है और बाजवा डॉक्ट्राइन का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। चले हम चलते हैं कॉलर की जानिब जो हैं इम्तियाज हुसैन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले आप तीनों भाइयों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। एक मेरा क्वेश्चन है और एक आपसे शेयर करूंगा बात। एक क्वेश्चन ये कि आप लोग इंटेलेक्चुअल बंदे हैं माशाल्लाह, आप अपने तजर्बे से ये बताइए कि क्या कोई ऐसा वक्त करीब में आ सकता है कि पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके और गरीब लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि वो तो बड़े खराब होते जा रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक के बारे में ये कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जिनकी बात मानी और सुनी जाती है, उनको चाहिए कि प्राइवेट इदारों को, बहुत सारे इदारों को इस काम के लिए दें ताकि वो बिजली खरीद के सप्लाई दें, तो शायद कंपटीशन होने की वजह से कुछ हालत बेहतर हो जाएगा। वरना आप यकीन करें मेरे भाई, दिल जो है ना बस वो अजीब सी कैफियत हो जाती है। रात के 3 बजे 2 बजे डेली का मामला है कि लाइट जारी है। ये आपका जो दूसरा सवाल का जवाब पहले मैं दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक हो या कोई भी प्राइवेट इदारा हो, जब तक के हुकूमत की रेगुलेटरी बॉडी और जो विजिलेंट बॉडीज़ हैं वो मजबूत नहीं होगी, तब तक ये जो इदारे हैं ये माफियास का और मनमानी का किरदार अदा करते रहेंगे। और तो पहला सवाल जो आपका था, मुतवस्सित तबके और गरीब तबके की जो हालत है, वो गरीब तबके डिपेंड करता है कि वो उसे बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। मुझे तो फिलहाल कोई बेहतरी के आसार नजर नहीं आते। अगला, बिल्कुल, अगर कोई होनी भी थी तो अब तो कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी, तो अब तो दूर दूर से कोई भी चांस नहीं नजर आ रहा। कम से कम मुझे, आई एम श्योर कि कोई इकोनॉमिस्ट बेहतर बता सकेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कमोपेश वो भी यही बातें करेंगे। मोहम्मद सलीम हैं हमारे साथ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी मैं आज आपसे ये सलीम साहब, आज आप नेशनल बैंक के अलावा बात कर सकते हैं? जी जी आप जी नेशनल सर। बैंक के अलावा आज कोई बात कर सकते हैं? नेशनल बैंक के अलावा कोई बात करते आज आप? नहीं सर, मैं कुछ और बात पूछना चाह रहा था सर आपसे सिर्फ। जी फरमाइए। हेलो, मैं ये बात पूछना चाह रहा था सर कि आज से 18-20 साल पीछे चले जाओ तो अगर कोई बात भी 2 रैलों की खबरें भी अखबार में आती थी, उसका नोटिस लिया जाता था। मैं 2 साल से आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ और मेरे घर से 22 किलोमीटर के फासले पर ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, ऐवान एक इक़दार आला और यह आला अदलिया है, और मेरे घर से 4 फरलांग पे हमारा GHQ ऑफिस है। तो मेरी आवाज़ यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची जा रही, जबकि मेरी आवाज़ अमेरिका पहुँच जाती है? जब आपका प्रोग्राम खत्म होता, हमारे असलम चिश्ती साहब ऑर्डर चीफ रहे हैं मुजफ्फराबाद के, वो जोहर की नमाज वहाँ खत्म होती है और मुझे फौरन फोन करके बताते हैं। और वो आप लोगों के बारे में जिक्र कर रहे थे, ज़रार खोड़ो साहब, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, वसतुल्लाह साहब, कि हमारे लिए आप क्या रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी आवाज़ ही कोई नहीं सुन रहा। आप कितना भी इख्तलाफ कर लें इफ्तिखार चौधरी साहब से, वो 20 साल 18 साल पहले उन्होंने सियालकोट की दो लाइनों की खबर लोकल अखबार में आई और उन्होंने नोटिस ले लिया और वहाँ पे नेशनल बैंक को बुला लिया और उस आदमी को बुला लिया। 2006 में नेशनल बैंक के प्रोविडेंट फंड बैंक कंट्रीब्यूशन के सिलसिले में नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को बुला लिया। 2011 समझ में आ गई है। मसला ये है कि 12 साल पहले या 14 साल पहले, 15 साल पहले सहाफ़ी जो हैं वो टकेसेर नहीं होते थे और सहाफ़ी जो हैं वो पहले खबर पे तवज्जो देते थे, बाद में अपने दूसरे उमूर पे तवज्जो देते थे। आज जो है सहाफ़त जो है पहले मिशन है, इसलिए उसकी बात में कोई असर नहीं है, हालात इसीलिए अबतर है।
एजाज अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह ठीक हैं, का तबीयत शुक्र। सेट है? जी बिल्कुल, फरमाइए। जी सर, मैं एक इस्लामाबाद के मंदिर के बारे में बात करना चाहूँगा ज़रूर। कि जी ये सोशल मीडिया पे और हर जगह पे हम लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं कि हिंदू जो हैं हमारे भाई हैं, हिंदू हमारे भाई हैं। और इंडिया में जब एक मतलब बिल मंजूर हुआ था CAA का, तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ था कि मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ वो हो रहा है। तो बस मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ जबान हिला के हम हिंदुओं को अपना भाई ना माने, प्रैक्टिकली भी मान ले। तो मंदिर उनका हक है, वो भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं, तो बनना चाहिए और वो इबादत वहाँ पे करें। ये हमारे लिए अच्छी बात है, इस पाकिस्तान का इमेज इससे अच्छा होगा। बिल्कुल आप थैंक यू। बिल्कुल नहीं जाज साहब, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बात अगर हम एक सेकंड के लिए छोड़ भी दें कि जी शहरी हैं ये हैं और मंदिर होना चाहिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स और इमेज के नुक्ते नजर से ही देख लें, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी नजर से देखना चाहिए, हरगिज नहीं, अगर हम सिर्फ इसी नुक्ते नजर से देखें तो इससे बेहतर तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते मेरी नजर में। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि इसकी मंजूरी दी गई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मुबशिर, मियां नवाज शरीफ के दौर में जब JUIFA इत्तेहादी थी। अच्छा, उस वक्त तो कोई मसला नहीं हुआ, अब पता नहीं अचानक उनको पता लगा है कि यार ये तो गलत काम हो रहा है। तो ये भी अगेन अपनी एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए, अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, अपना माफ कीजिए मंजन बेचने के लिए ये काम किया जाता है। और नुकसान अगर किसी का होता है तो वो फिर पाकिस्तान का ही होता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। और अब हमारे साथ मौजूद हैं शाहद सिद्दीकी कराची से। जी शाहद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आज फिर एक रेल का हादसा हो गया जी। देखिए, यहाँ कराची से पिशावर तक है 1687 किलोमीटर और 184 स्टेशन आते हैं। 90 दिन का लॉकडाउन रहा। हमारे जो वजीर साहब थे वो कम से कम एक सैलून लेते और इंजन के साथ रहते और 3 महीने तक एक फाटक ही कम से कम चेक कर लेते। हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री जिसके पास है वो काम नहीं कर रहा है, तीसरे चौथे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े अलमिया हो रहे हैं। जहाज का लेके पूरी दुनिया में हम बदनाम हो गए, अब रेल को भी कर देंगे। जब यकीन करना आखिरी में सिर्फ लोग साइकिल ही चलाएंगे। अब आप इस पर तज्जिया दे दें खुद ही। क्या दें, आपने खुद तज्जिया भी दे दिया, खबर भी बता दी। मैं इस बात से तो एग्री करूंगा कि हमारे जो वज़ीर हैं वो अपनी वजारत छोड़ के हर चीज़ के ऊपर कमेंट करते हैं। अब रेलवे के वज़ीर हो या मसलन जहाज़रानी के वज़ीर अली जैदी कल बता रहे थे कि PIA को कैसे नंबर 1 बनाया जा सकता है। तो यही हाल है हर तरफ भाई, क्या करें। बहरहाल मोहम्मद अशरफ साहब हैं कराची से। जी अशरफ भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बशर का जनाब वसतुल्लाह साहब, मुबशर जैदी साहब और लवली छोड़ो साहब, परवरदिगार आपको और आपकी पूरी टीम अल्लाह अपने आपको ईमान में रखे जी। अच्छा, मेरी सबसे पहली गुजारिश ये है कि आपका जो पिलर है ना जी, जो सुतून कहलाता है, बखुदा अवाम के अंदर अगर अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये पहला सुतून है, पहला सुतून अवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो अगर आप इजाजत दें तो एक प्रोग्राम का हवाला दे के और जो तजिया निगार है भी उनके नाम ले सकता हूँ जो मिसगाइड करते हैं। जरूर 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 आप लें, आपका व्यू है, फरमाइए। आपका व्यू है, बिल्कुल, आपको कोई कदर नहीं है। कल एक टीवी चैनल पे जो 8 बजे स्टार्ट होता है और वो ARY का है, जी जी, इरशाद भट्टी साहब वो क्या करता है मैं आपको बताऊं। वो उन्होंने उस प्रोग्राम में कह दिया कि जी जमहूरियत हमें चाहिए ही नहीं। तो एंकर पर्सन कह रहे हैं कि भाई कि जमहूरियत नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए। वसीम बदामी का जो व्यू था बिल्कुल क्लियर था। देखें भाई, बात कहने की ये है कि ये बस है, बस ये कार है। आप कार को बुरा ना कहें, आप ड्राइवर को बुरा कहें। जो जमहूरियत चलाने वाले हैं उनको आप बुरा कहें, जमहूरियत को खुदा के लिए बुरा ना कहें। जमहूरियत कोई चीज नहीं है। हमें तो चाहे एलोपैथिक से मिल जाए फायदा या होम्योपैथिक से मिल जाए, हमें कोई गर्ज नहीं है, मगर आप जमहूरियत को बदनाम ना करें। आप पता है कि आप किसके कहने पर ये बातें कर रहे हैं। ये वसीम बदामी का बिल्कुल क्लियर कट था
कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज होगी इस मुल्क के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता। आपने कभी सोचा था कि इस तरह अरशद मलिक बाहर हो जाएंगे? चैलेंज अभी तो भाई इब्तिदा भी नहीं हुई है, ये जमहूरियत की इब्तिदा भी नहीं हुई है और अभी से ही रखने डालने शुरू कर दिए गए हैं, ये समझे ना। तो कम से कम खुदा के लिए आप अवामुन नास को आप मिसगाइड ना करें, जमहूरियत के खिलाफ कोई आप बात ना करें। आप सियासतदानों के खिलाफ बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपके पर चलते हैं? क्योंकि जो करप्ट सियासतदान है, जो करप्ट सियासतदान है वो सारे के सारे ये वो हमारी जो ऊपर जो बैठी हुई है खलाई मखलूक, वो तो चाहते ही यही है कि यही लोग बैठे रहें, यही लोग ब्यूरोक्रेसी में रहें। जी अशरफ भाई यही चाहते हैं। जी बिल्कुल अशरफ भाई के मफाद के अशरफ भाई बिल्कुल आपने कहा कि अवाम को अवेयर किया जाए। मेरे ख्याल में एक बहुत पुराना डायलॉग है, ये पब्लिक है सब जानती है, तो भाई पता सबको है। मसला ये है कि हमारी सियासी जमातों के भी मसाइल यही हैं कि वो भी शॉर्टकट से पावर में आना चाहते हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जाहिर है जब वो उनके पास जाते हैं अपनी अर्ज़ी लेकर के तो वो कहते हैं कि जी ठीक है फिर आ जाएं आप भी, मोस्ट वेलकम। तो ये सारा सिलसिला आज का तो है नहीं, हम आप जब से बचपन से लेके अब तक वही खेल देख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या हल होगा। जहाँ तक लोगों की बात है, लोग सब जानते हैं मगर उनकी बस नहीं चलता, क्योंकि यहाँ से पिक एंड चूज़ वाला जो फार्मूला है वो अब तक चल रहा है। बहरहाल एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं निहाल अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आप लाइव हैं। जी मैं कराची से बोल रहा हूँ। आप तीनों साहबान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं के इलेक्ट्रिक के जो है ना बिल पिछले 2 महीने से बिल आ रहा था, तो पहले वो क्यों लास्ट मंथ में उन्होंने लिया था मार्च के महीने में 2400 रुपए बिल, फिर उन्होंने लिया इस महीने में 3000 रुपए। किस बात पे? फ्यूल चार्जेस। भाई मैंने कौन सा ये के इलेक्ट्रिक से फ्यूल लिया है, पेट्रोल लिया, डीजल लिया, क्या लिया है जो 2400 रुपए पिछले महीने में भी दे चुका हूँ। इसमें मेरा बिल है 4000 रुपए का और बिल भेजा हुआ 7000 रुपए का। 3000 रुपए बिल दो फ्यूल टैक्स 2018 के। अब ये बताया, मैंने अभी किराए पे मकान लिया है, अब 3000 में बिल क्यों दूं? कौन जिम्मेदार है? नेपरा को नहीं देंगे तो नेपरा तो बिजली काट देंगे। यही तो मसला है। तो बिजली काट देंगे बिल्कुल। नेपरा को मैंने फोन किया तो नेपरा बोलते गवर्नमेंट ने दिया। अरे भाई गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट, कहाँ की गवर्नमेंट यार? जी निहाल भाई कसम से यार, मतलब मैं भी यही बात सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करें किसके पास जाएं? ये हर कराची में रहने वाले का दुख है निहाल भाई, और सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसके ऊपर। मगर जाहिर है आज तो मैं गवर्नर सिंध का भी देख रहा था, उन्होंने भी आखिरकार कह दिया है कि यार के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है। हुकूमत भी कह रही है, सूबाई जो आज असम्बली है उसमें भी खासे मेंबरान इस पर बोले हैं, मगर के इलेक्ट्रिक के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब बस यही दुआ है कि परसों मंडे से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर कर लें। और के इलेक्ट्रिक को फ्यूल का जहाँ तक सवाल है, मैं हैरान ये होता हूँ ज़रार के फ्यूल चार्जेस एक तो 2018 के ले रहे हैं और उसके ऊपर ना नेपरा कोई एक्शन ले रहा है ना कहीं और से कुछ हो रहा है। नहीं यार, ना ही होगा यार। देखो मतलब आप के इलेक्ट्रिक को रो रहे हो, कितने ट्रेन हादसात हुए हैं सिर्फ शेख रशीद साहब के दौर में। और क्या कहा जाता है, पहले तो एक जमाना था कि भाई एक अगर फाटक भी टूटता था तो बात होती थी कि ऐसे ही इस्तीफा दो। अब के जी बिल्कुल, अब हम SOPs पर गौर करेंगे। तो मतलब ये गौर भी इनका मतलब लाजवाब है कि सालों से गौर हो रहा है, लेकिन गौर से और कुछ नहीं हो रहा। तो हम क्या के इलेक्ट्रिक के बिल को रो रहे हैं यार, जहाँ पर मतलब आप एक सिंपल ट्रेन क्रॉसिंग सिस्टम को तो आप सही नहीं कर सकते, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि यार हुकूमत नेपरा से ये बात करे, नेपरा के ASC से ये बात करे, क्या फायदा? सॉरी, मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ। राहिल अशर हैं कराची से। जी राहिल साहब।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। दाहिल भाई पहले अपनी तबीयत और अपनी फैमिली की सेहत का तो बताएं। देखिए जी, मेरा बेटा माशाल्लाह रिकवर कर गया है। मेरा आज का दिन जो था वो पूरा दिन हो गया, पर मेरी मिसेज के लिए दुआ करें, शी इज ऑन ऑक्सीजन क्योंकि उनको चेस्ट इंफेक्शन हुई है काफी शदीद, तो उनको अभी भी ऑक्सीजन पे रखा है। आज टेस्ट हुए, कल डॉक्टर बताएगा कि जी फर्दर उनको कितने दिन और ऑक्सीजन में रखना है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है। मैं दो बात करूंगा जी। पहली बात एक है कि आज जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज 2014 से 2017 तक मैं देख रहा था यूट्यूब पे, जस्टिस एजाज चौधरी, उन्होंने सुहेल वड़ाइच को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें भी उन्होंने वही उसी किस्म की बात की। जैसे आपको याद होगा जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के बाद जस्टिस नसीम हुसैन शाह ने अपनी किताब में लिखा था और एक टीवी इंटरव्यू में कहा था। एक बात ये हुई। दूसरी, इमरान खान साहब का भी मैंने देखा कि उन्होंने कहा जी मैं आखिरी चॉइस हूँ। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि जी 2004 में जफरुल्लाह खान जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थे, लाहौर में CSS अकेडमी में एक उनको बुलाया गया। वो गए, वहां पे एक साथी ने उनसे सवाल किया कि जी सुना है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मैं आखिरी चॉइस हूँ, मैं इस्तीफा क्यों दूंगा। वहां पे अपने कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर थे हुमायूं अख्तर और EPB के चेयरमैन थे कराम सहगल साहब। वो हंस के उन्होंने कहा जी इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई आखिरी चॉइस नहीं होता। इमरान खान साहब, आप भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई आखिरी चॉइस नहीं है। इस खुश फहमी में मत रहिए कि जी मैं आखिरी चॉइस हूँ। एक दिन सुबह आपको पता चलेगा कि जी आपका भी बोरिया बिस्तर गोल हो गया। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिल भाई, इस पर मैं एक बात कहूंगा। सिर्फ अंग्रेजी में एक कहावत है, द ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। तो कोई कभी आखिरी चॉइस किसी का भी नहीं होता। लगता है आपको कि आप आखिरी चॉइस हैं, लेकिन चॉइसेस तो हमेशा होती है और हमेशा रहेंगी। जी सलमान साबिर हैं हमारे साथ कराची से। जी सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब और आप तीनों हजरात को और जो रिस्पेक्टेबल एंकर्स, बहुत सलाम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। माजरत के साथ प्रोग्राम आपका देख नहीं पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की वजह से लाइट गई हुई है यहाँ पे, और मेरा एरिया जो है बिल्कुल नॉन कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है प्योर, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा 2 घंटे की किसी भी टाइम पे लोड शेडिंग होती है। सर पूछना सिर्फ ये है कि कराची का कोई वारिस है, कोई वाली है, यहाँ पे वफाक इंटरफेयर नहीं करती, हर चीज़ सूबे पे डाल देती है। कोविड पे भी जो ड्रामेबाजी सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने की, सबने देख लिया। अब के इलेक्ट्रिक वो नेपरा भी सो रही है, वफाकी हुकूमत इंटरफेयर नहीं करती। सूबाई हुकूमत कहती है हमसे, क्योंकि फर्नेस ऑयल हम प्रोवाइड नहीं करते, गैस हम प्रोवाइड नहीं करते, तो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वफाक करेगी। तो सर कराची का कोई मतलब लावारिस शहर हो गया है। रेवेन्यू 60-65 जनरेट ये कर रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह, और इंशाल्लाह करता रहेगा अल्लाह के हुक्म से। तो कहाँ जाएंगे सर? ये CEO साहब आए थे 2 प्रोग्राम्स में, शाहजेब खानजादा के और एक और में, उन्होंने कहा था कि संडे से, जो लास्ट संडे गुजरा है, संडे से रेजिडेंशियल एरियाज में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो टीवी पे बैठ के झूठ बोलना लाइव प्रोग्राम में, जरा सा आप लोग इनको बुलाएं, क्योंकि आपका प्रोग्राम श्योर के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आपका प्रोग्राम देखते होंगे। आप लोगों को वो मैंने उसकी कोर्ट में गया हूँ तो बहुत से केसेस में रेफरेंस दिए उन्होंने आपके प्रोग्राम के। सब माशाल्लाह पूरा प्रोग्राम आप लोगों का, पूरा पाकिस्तान प्रोग्राम डराए मत। जी सलमान भाई मसला यही है कि शहर का वाकई कोई वाली वारिस नहीं है। जो 3 टियर्स हैं, यानी सूबाई हुकूमत के पीपल्स पार्टी की है, MNAs PTI के हैं, और जो लोकल बॉडीज़ है वो MQM के अंडर हैं ज़्यादातर। तो अब इसमें जो है ये बहस तो बहुत अरसे से हो रही है कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है, मगर इस शहर को भी सोचना होगा कि वो इतना क्लियर मैंडेट दे तमाम टियर्स के ऊपर कि वो लोग मुंतखब हों जो इस शहर के लिए काम करें। अब मसला ये है कि हर तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं अपना अपना दामन झाड़ते हैं और कहते हैं जी वो दूसरा नहीं करने दे रहा, दूसरा कहता है तीसरा नहीं करने दे रहा। तो ये सिलसिला, अब बदकिस्मती ये है कि ये अभी तो चलेगा ये सिलसिला, लेकिन नेक्स्ट जब भी इलेक्शंस होंगे तो मेरे ख्याल में कराची की आवाम को सोचना होगा कि उन्होंने एक क्लियर मैंडेट देना है उन लोगों को जो इस शहर के लिए काम करें। मुबशिर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि इस शहर के लोगों को क्लियर मैंडेट देना पड़ेगा। सन 88 से लेके और 2013 तक इस शहर के लोगों ने क्लियर मैंडेट ही दिया था।
लेकिन जिन्होंने क्लियर मैंडेट लिया उन्होंने इस शहर के साथ क्या किया ये भी आप जानते हैं। जी बिल्कुल वसत साहब, उससे कोई जाहिर है कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कोई चॉइस और है नहीं। इसका इलाज सिर्फ क्लियर मैंडेट नहीं है, इसका इलाज ये है कि मैं और आप अपने आप से सवाल पूछें कि क्या हम अपनी गली को ऑन करते हैं, अपने मोहल्ले को ऑन करते हैं, शहर तो दूर की बात है, और उसके बाद फिर जवाब मिल जाएगा आपको। सही बात है। चलें यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है। राव रियाज हैं हमारे साथ मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। हेलो जी जनाब, जितनी देर आपने इंतजार कराया है, जी सर, जितनी देर, जी सर, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, जी सर, जितनी देर आपने इंतजार कराया है इतनी देर में मैं कराची पहुँच जाता। अरे क्या बात है, तो चलें। हाँ, लेकिन आजकल तो मतलब वो मास्क पहनना पड़ता है ना सर। अगर आपके पास कोई वक्त हो। जी जी सर, जी फरमाइए राव साहब। जी जनाब, बात यह है कि मैं अगर आपको 69 से 69 से लेकर मौजूदा दौर में लाना चाहता हूँ। जी 69 में हम कॉलेज में पढ़ते थे लाहौर। अच्छा। भुट्टो साहब के साथ थे। जी जी, तो भुट्टो साहब के साथ थे, तो पता चला कि भुट्टो साहब तशरीफ ला रहे लाहौर। तो हम सब वहाँ लाहौर पहुंचे। पता चला वहाँ जाके एयरपोर्ट पे कि प्रोफेसर गुलाम आजम मशरकी पाकिस्तान के जमात इस्लामी के सदर वो भी लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। जी, तो जमात इस्लामी ने पूरा जोर लगाया, हमने भी नारे लग रहे हो, एशिया सुर्ख है, एशिया सब्ज है। हमारे साथ एक MP होते थे फिदा हुसैन शाह साहब, उनका एक नौकर भी था, वो भी बड़े जोरों शोर से नारे लगा रहे। अच्छा, एशिया सुर्ख है जी। उसके बाद हम जब जीप में बैठ के रवाना हुए तो उनका नौकर कहने लगा कि शाह साहब ये सारी दुनिया कमली थी वधी है। और पूछा क्यों कमली थी गई है? अगे अपने वाले बेली आदन मलेशिया रखता है, साढ़े मुखालफ आदन मलेशिया सावा है, और इन्हें कमलिया को समझाओ मलेशिया से काला है। हमारे मुल्क की ये कुल तारीख है, हिस्ट्री है। सही बात है। हम लड़ रहे हैं, मलेशिया काला है या सफेद लगता है या सावा है। हाँ। तो जनाब मलेशिया काला है। आप मैं ले आता हूँ आपको 2020 में जी। आज एक जज साहब को उन्होंने निकाला है जी, अरशद मलिक साहब को। जी जी, उसमें जनाब दोनों बगले बजा रहे हैं, PTI वाले भी और आपके नॉन लीग वाले भी। जी बिल्कुल। PTI वाले ये कह रहे हैं कि आज जज को हुआ है, जिन्होंने जज को ब्लैकमेल किया उनको भी सजा होनी चाहिए। जरा मुलायजा फरमाएं, जज ने सजा की, उसके 6 महीने बाद उन्होंने वीडियो दिखाई। जी। सजा तो उन्होंने कहा जी जज को ब्लैकमेल किया उन्होंने वीडियो 6 महीने बाद दिखाई। जज फैसला सजा 6 महीने पहले कर चुका है। जी बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगाए कि वो वीडियो कैसे। फिर जज साहब फरमाते हैं कि इन्होंने कहा जी अब हमारी मदद करें। भाई जज ने जब मदद नहीं की तो अब ये मुझे बताए सुप्रीम कोर्ट में आपकी इनकी क्या मदद करेगा? ये कहते हैं वो एक बैरिस्टर है कोई मिर्जा शहजाद अकबर साहब। जी जी। उसको जनाब आप मेहरबानी करके समझाएं कि अगर ये वीडियो फैसले से पहले दिखाई होती तो ब्लैकमेलिंग में आती है। वीडियो फैसला होने के 6 महीने बाद आई तो ब्लैकमेलिंग में कैसे आती है? बहुत वैलिड पॉइंट है। बात वही है, मलेशिया सावा है, मलेशिया रखता है। दूसरी बात ये है जरा। जी जी, बड़े मजेदार कहानी है ये। मैं और लोगों को भी बताऊंगा आपकी इजाजत से, अगर आप माइंड ना करें। ये कहानी मैंने 2-3 लोगों को सुनानी है। जी सुनाए जी राव साहब। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है तो जरा आप किस्सा सुनाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं इनका किस्सा चोरी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाहता। अच्छा चलो ठीक। जाहिर है मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन किस्सा बड़ा लाजवाब है यार। ये नेक्स्ट टाइम मैं ये नारा सुनूंगा ना एशिया सुर्ख है, तो मैंने यही किस्सा सुनाना है लोगों को। अब तो चीन भी सुर्ख नहीं था यार, मतलब लोग एशिया की। काशिफ शहबाज साहब हैं कराची से हमारे साथ। जी काशिफ साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी भाई। अच्छा, मुझे काफी अर्से बाद आपका बात करने का मौका मिला है। प्रोग्राम तो मैं अक्सर देखता हूँ आपका, बड़ी मुख्तर बात करूंगा जी, और उसमें हल भी होगा और मसले मसाइल की वजह भी जी। पहली बात यह है कि जितनी सियासी पार्टियां हैं वो सब अपने बेनिफिट का काम करती हैं। मसलन केसी देखें, प्राइवेटाइज किसने कराया सबको पता है। जो कराची के जो मतलब बने हुए हैं मतलब ठेकेदार MQM, उन्होंने करवाया। और अब जब वो से उन्होंने इतनी लोड शेडिंग की है, पहले भी करते रहे हैं, और प्राइस का मामला है तो वो ना मेयर साहब को स्टेटमेंट देते हैं ना कुछ देते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, अच्छा फिर आ जाए इस पे, अब लोगों की भी गलती है कि जितनी ये पार्टियां हैं वो उन्होंने लगाई हुई अपनी बारी बारी। सही है, पहले अब किसने आना है, नवाज शरीफ साहब या जराई साहब किसने फिर मिलके आना है, ये सबको पता है। तो लोगों का कसूर ये है कि वो अपना आजाद खड़े हो, फिर अपनी जिम्मेदारी ना खुद उठाना पड़ती है। ठीक है, इतनी दफा गलतियों से अगर फिर भी पब्लिक ना सीखे और फिर उम्मीद लगाए कि हमारे मसाइल हल कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। अब एक बंदा 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतता है तो वसूल तो करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको पैसे की जरूरत है। सही बात। जितने शहरी साइड पे लोग हैं वो इंडिपेंडेंट खड़े हों, चाहे वो यंग लोग हों, सीनियर सिटीजन हो, तो कम से कम शहरी साइड पे तो वो कुछ नुमाइंदगी कर सकते हैं ना। तो लोगों की ज्यादा गलती है कि वो अभी तक अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं अपनी संभालना चाहते, तो वोट की बहुत पावर होती है। सही बात। और गवर्नमेंट चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो बनी है करप्शन के लिए, आज तक कोई बेनिफिट नहीं दिया। थोड़ा बहुत जो काम हुआ वो किसका, मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ। आप कहते हो जी वो हमारे पास तो बेरोजगार लोगों का, मजदूरों का रिकॉर्ड तक नहीं है, तो रिकॉर्ड किसने दिया आपको? नादरा ने दिया। EOY किसने बनाया? मुशर्रफ साहब ने बनाया। मैं कोई उनकी तारीफ नहीं रहा, उनमें 10 बुराइयां होंगी, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए उन्होंने। ठीक है, आप आ जाओ ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें काफी फेक चीजें थी। ठीक है, अब आपने उसको बेस बनाया, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो सियासी फॉर्म, वो तो जो फॉर्म बटे थे वो तो पॉलिटिकल बेस पे MPs ने बांटे थे यूसीस पे, उसमें कोई कॉमन लोग रजिस्टर्ड हुए थे क्या? देखिए कॉमन तो रजिस्टर्ड हुए होंगे, लेकिन जाहिर है उनकी तादाद उतनी नहीं थी। मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी के लोग ही रजिस्टर हुए हैं, लेकिन दूसरे सूबों से भी लोग रजिस्टर हुए हैं जिनको जाहिर है स्क्रूटनी की है इस हुकूमत ने, उन्होंने भी इसमें से जो है दूसरे सूबों के लोगों को रिटेन किया है। तो ये बात सिर्फ नहीं है, हाँ बड़ी तादाद बिल्कुल, जिसके बारे में आया था कि तकरीबन 35% जो है उसमें वो उनका ताल्लुक़ सूबा सिंध से है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। आपकी बात जहाँ तक इंडिपेंडेंट्स की है तो जाहिर है इंडिपेंडेंट लोग खड़े होते हैं, मगर शायद हमारे आवाम का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट्स को जिताएं अनटिल अनलेस वो इंडिपेंडेंट इतना पावरफुल हो या उसके पास ऐसा हो कि वो उसको पानी की तरह बहाए और सीट उड़ा के ले जाए। तो ये मुश्किल है, देखें कब हल होती है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं अलीमुद्दीन साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी के इलेक्ट्रिक का जिक्र हो रहा है तो मैं एक दूसरा मसला अर्ज करना चाहूँगा जी। तो तकरीबन 2010 में 4000 मुलाजमीन को VSS का कहकर ज़बरदस्ती फारिग किया गया, और अब ये सियासी जमातें जैसे MKM, पीपल्स पार्टी, ये सब, या नून लीग, इवन अब तो खैर PTI भी जब वो जिक्र करती है लोड शेडिंग का इसका उसका, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि इन्होंने इतना तक, अब कुछ सैकड़ों मुलाजमीन अब भी बाकी हैं लेकिन उनका कोई नहीं पूछ रहा। और दूसरा एक मेरी गुजारिश मीडिया के हवाले से भी है जी। आजकल मीडिया में जो है वो बहुत से दानिश्वर, मैं बहुत जल्दी से दानिश्वर कह रहा हूँ, निज़ाम की खराबियों का जिक्र कर रहे हैं, सभी अपोज भी रहे हैं, और ये वो नहीं सोचते कि इसी निज़ाम की बदौलत वो TV स्क्रीनों पर बराजमान है। और आखिरी मेरी बात हर्ज ये है कि एक वफाकी वजीर साहब हैं जो माशाल्लाह हद से ज़्यादा ज़बान-दराज हैं, जिनकी शहरियत भी मशकूक है, वो सहाफ़ियों पे ताने कस रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात की अलीमुद्दीन साहब, और राइटली सो। खान मोहम्मद साहब हैं सेवन से। जी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आप तीनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे 2 पॉइंट हैं, मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया,
सर यहाँ पे सिवान शरीफ में भी दरगाह पे ब्लास्ट हो चुका है। कितने लोग शहीद हो चुके हैं, 70,000 जाने हम कुर्बान कर चुके हैं, हमारी फौजें कुर्बानी दे चुकी है सर। फिर भी हमारा वजीर आजम अगर उसको शहीद कहे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी मेरी बात है, साईं मुराद अली शाह साहब से एक अपील करनी है आपकी तरफ से। जी क्या करनी है? सॉरी। 4 महीने से दरबार बंद है। अच्छा। मैं एक ठेला लगाने वाला हूँ, 300-400 रुपये कमा के घर चलाने वाला बंदा हूँ। लॉकडाउन हुआ, हमने उनके कहने पे उनको लब्बैक कहा और 3 से 4 महीने हम लॉकडाउन खुद को क्वारंटीन कर लिया हम लोगों ने। लेकिन अब हमारी हालत ऐसी है कि हम क्या बताएं। हमने कल भी एहतजाज किया था, उससे 2 दिन पहले भी एहतजाज किया था, प्रेस क्लब तक गए थे। मुझे दुख तो मीडिया का भी होता है सर कि उर्दू मीडिया अवाम की बात क्यों नहीं उठा रहा। आप लोगों से इल्तिजा है कि आप अपने प्रोग्राम के जरिए, आप तीनों भाई बैठे हुए हैं, हमारा ये पॉइंट उठाएं। दरबार खुलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए सर। बिल्कुल खान साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है और ये हम इसको चेक भी कराते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात उठाई है, उम्मीद है हमारे तवस्सुत से वो सूबाई हुकूमत तक भी पहुँची होगी और इसका कोई हल निकालेंगे, वो उम्मीद तो यही है। बहरहाल दिलावर खान साहब हैं कराची से। जी दिलावर भाई। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तीनों भाइयों को सलाम सर, कैसा है मिजाज है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। दिलावर भाई फरमाइए। सर मेरा बात ये था कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, ये हर जगह पे मुसलमान का हुकूमत नहीं है, यहाँ पे काफिर का हुकूमत है। लेकिन फिर भी वो लोग इतना खुश है, पैसा सब कुछ उनके पास है। आपसे गुजारिश है, मुसलमान पाकिस्तान में भी किसी काफिर को वजीर आजम बना दिया जाए, हम सब खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। कोई करप्शन नहीं होगा, पानामा नहीं होगा, इमरान खान नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है। जसिंदा तेरे जान दे साथ बेशुमार कुछ ऐसा मेरा ख्याल नारा अब हमें बुलंद करना होगा। क्यों वसत, क्या ख्याल है? आप जसिंदा आर्डन को अपना वजीर आजम कबूल करेंगे? वसत अब बड़े खामोश बैठे हुए, मैंने कहा आपसे भी पूछूं मैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। डन है, लॉक कर दें? कर देते। चलें। मैं अभी ट्वीट करने वाला हूँ सॉरी को कि यार मेहरबानी आप हमारे यहाँ आ जाएं, आपने बहुत काम कर दिया है न्यूज़। हाँ, लेकिन जसिंदा जवाब में अगर जरा तुमसे पूछे कि मैंने क्या कसूर किया है तो तुम क्या जवाब दोगे? यार पहले जवाब तो मिले ना वसत, अब इतनी आगे की क्या बंदा सोचे। वो हेलो हाई कर दे तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। वो फिर मैं पिन कर दूंगा ट्वीट में, आपको भी टैग करूंगा ट्वीट में, आप फिक्र ना करें। शायद इसी बहाने आप ट्विटर पर आ जाएंगे, क्या पता है। अच्छा, इमरान बलोच साहब हैं दुबई से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मेरी तरफ से सब लोगों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी अर्ज ये है कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक पिक्चर वायरल हुई थी कश्मीर के हवाले से। जी बिल्कुल। जो वो उसकी नाना को गोलियों से चलने की थी। जी बिल्कुल। तो सब मीडिया वालों ने मतलब बाहर मुल्क में सब उनको उठाए थे। तो मतलब बलूचिस्तान में कुछ ऐसे सीन हो रहे हैं कि मतलब प्रेस क्लब में लोग बैठे हुए हैं, वो भी हम पाकिस्तानी है, मोहब्बे वतन है, तो उन लोगों का जिक्र नहीं होता है। इस चीज़ से कंफ्यूज है कि वजह क्या है, तो इसके बारे में आप तबसरा कर सकेंगे, कुछ बता सकेंगे? जी बिल्कुल इमरान भाई, हम कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करते हैं कि बलूचिस्तान के इश्यूज उठाएं। बदकिस्मती ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए बलूचिस्तान समहाउ एक कोई ख़बर नहीं है, और वहाँ से जो भी अगर ख़बर लेनी भी होती है, खुदा ना करे अगर वहाँ का हो जाता है तो वही ख़बर होती है। बाकी ये जो इश्यूज़ हैं बलूचिस्तान के, जिसके बारे में अख्तर मेंगल भी बात करते रहे हैं, उसके ऊपर मीडिया की नज़र नहीं है। लेकिन वो बकौल वसत साहब के या हमारा भी कंसिडरेट व्यू यही है, क्योंकि बलूचिस्तान से रेटिंग नहीं मिलती, लिहाजा मीडिया जो है दूसरे इश्यूज़ के ऊपर बात करना ज़रूरी समझता है। वसत साहब आप कुछ कहेंगे? जी, रेटिंग के अलावा ये भी मसला है कि बलूचिस्तान बेसिकली मीडिया के लिए नो गो एरिया है। चाहे वहाँ जो ऑपरेट कर रहे हैं शिद्दत पसंद वो हों या सिक्योरिटी एजेंसीज हों, दोनों ही डिस्करेज करते हैं और दोनों ही की कोशिश होती है कि वहाँ जो साहब
वो उनका भोंपू बन के काम करें, वरना उनकी ज़िंदगी को भी शदीद ख़तरात लाक होते हैं। इसीलिए आप देखें कि अब तक जितने भी सहाफ़ी मरे हैं पाकिस्तान में, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है बलूचिस्तान के सहाफ़ियों से ताल्लुक़ रखती है। तो ये वो हालात हैं कि जिनमें ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग तकरीबन नामुमकिन बना दी गई है। सही बात। चलें जनाब, आज के लिए इतना ही। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।